सुनऊ भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। लाभ हानि जीवन और मृत्यु, यश और अपयश यह विधि हाथ होते हैं, प्रारब्ध के अधीन होते हैं, नियति द्वारा संचालित होते हैं। वैसे तो जीवन में सभी कुछ प्रारब्धवश घटित होता है, हर चीज प्रकृति द्वारा संचालित हो रही है। आपका शरीर भी प्रकृति अपने हिसाब से संचालित करती है। जीवन और मृत्यु पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप कब कहाँ किसके गर्भ से जन्म लेंगे, आपकी मृत्यु कब कहाँ किन परिस्थितियों में होगी, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। यानी आदि और अंत, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। तो जाहिर सी बात है, जीवन की मध्य भाग की घटनाएं आपके हिसाब से होंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पहले आदि और अंत पर अपना नियंत्रण सिद्ध करिए, जीवन और मृत्यु पर अपना अधिकार सिद्ध करिए, उसके बाद जीवन की घटनाओं पर आपका अधिकार होगा, जो कभी नहीं हो सकता। लाभ हानि, कोई कार्य आप शुरू करते हैं और परंतु उसका जो परिणाम होता है वो आपकी अपेक्षाओं से कई गुना अच्छा होता है, और कभी कभी आपका पुरुषार्थ, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी निष्फल हो जाती है, आप उसमें असफलता प्राप्त करते हैं। यश और या अपयश, अचानक से व्यक्ति को यश और कीर्ति प्राप्त होती है, और कभी कभी उच्चस्थ स्थिति में बैठा हुआ व्यक्ति अधोगति को प्राप्त हो जाता है। तो यश और अपयश, लाभ हानि, जीवन मृत्यु, ये सब विधिज्ञात है, प्रारब्ध के वश होता है, और इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन ये चीज़ें समय के साथ, अनुभव के साथ जीवन में समझ में आती हैं, और कुदरत जब चाहती है इंसान को इन चीज़ों का अनुभव देती है। अनुभव भाग्य से मिलते हैं, चाहे वो कर्म का हो, चाहे वो भगवान का हो, चाहे वो समय का हो, सफलता या असफलता का हो, वो भी आपके प्रारब्धवश ही आपको प्राप्त होता है। राशि परिवर्तन, जी हाँ, ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं, नवग्रह अपना प्रभाव डालते रहते हैं। जन्मपत्रिका में जिन भाव में जो जो ग्रह बैठे हुए हैं, उस भाव के विशेष फल को देने वाले होते हैं, और उनका फल जीवन में एक तरफ लगातार चलता रहता है। जिस ग्रह की दशा महादशा होती है, अंतर्दशा होती है, उसका विशेष प्रभाव देखने में आता है। दशा शुभ है तो अच्छे फलों की प्राप्ति होती है, दशा अशुभ है तो अशुभ फल की प्राप्ति आपको होती है। गोचर के ग्रह यानी आकाश चक्र में भ्रमण करते हुए ग्रह दूसरी तरफ जातक को प्रभावित करते हैं। इस वीडियो में कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक किस प्रकार से ग्रहों द्वारा प्रभावित होंगे, इसी पे बात करूंगा। मूल रूप से शुक्र के राशि परिवर्तन पर बात होगी। जी हाँ, स्त्री कारक ग्रह, विवाह आदि का कारक, भोग विलास के कारक, सांसारिक सुखों के कारक, संगीत, कला और काव्य के कारक शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 31 मई से 29 जून तक इनका सामान्य मित्र मंगल की मेष राशि में संचार रहेगा। क्या प्रभाव दिखाएंगे इस वीडियो में, इसी पे बात करते हैं मोटे तौर पर। देखिए, पहले शुक्र के फल को समझ लेते हैं। अभी तक शुक्र अपनी उच्च राशि में कर्क राशि, कर्क लग्न से भाग्यस्थ संचार कर रहा था। शनि के साथ इसकी युति रही, दोनों मित्र हैं। भाग्य स्थान में भाग्य को प्रबलता दे रहा है, शुक्र देता रहा है। अब 31 मई से इसका ट्रांजिट चेंज हो जाएगा, और यह दशम केंद्र स्थान में, जो पिता का, राज्य का, कारोबार का, मान प्रतिष्ठा का भाव होता है, कर्म का भाव होता है, उसमें अपना संचार आरंभ करेगा। कर्क राशि कर्क लग्न से जो शुक्र होता है वह सुखेश और लाभेश होता है, यानी सुख पर इसका नियंत्रण है और लाभ पर इसका नियंत्रण है। यह कर्म में गोचर करेगा, कर्म स्थान में इसका गोचर होगा। दशमस्थ गोचर करता हुआ शुक्र पिता स्थान से सुख और लाभ की प्राप्ति कराएगा, क्योंकि सुखेश और लाभेश दोनों का गुण लिए हुए, तो पिता स्थान से सुख और लाभ की प्राप्ति होगी। राज और समाज में मान और बड़ा भारी सुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कारोबार और नौकरी के क्षेत्र में अच्छी खासी सफलताप्रद या गोचर रहेगा।
देखिए जन्म पत्रिका में अगर दशम भाव में शुक्र बैठा हो, गोचर की तो बात हो ही रही है लेकिन मैं जन्म कुंडली पर भी इस पर कुछ प्रकाश डालूंगा। दशम भाव में शुक्र हो अगर आपके किसी भी राशि या किसी भी लग्न से दशमस्थ शुक्र हो, उपचय स्थान में शुक्र बैठा हो, तीसरे, छठे, 10वें या 11वें स्थान में, तो विवाह के बाद भाग्य का उदय होता है, ऐसा प्रमुख ज्योतिष ग्रंथों में बताया गया। उपचय स्थान में शुक्र का जन्म पत्रिका में बैठना विवाह उपरांत भाग्य का उदय करता है। साथ में सप्तम भवन जो जीवन साथी का स्थान है, इसमें भी शुक्र की स्थिति विवाहोपरांत उन्नतिदायक मानी गई है। दशमस्थ अगर शुक्र जन्म पत्रिका में बैठा हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति के कार्य और व्यवसाय में महिलाओं का विशेष प्रभाव होता है। महिलाओं के उपयोग में आने वाली वस्तुएं विशेष रूप से अगर उनसे संबंधित कारोबार या व्यवसाय किया जाए तो लाभ प्राप्त होता है। स्त्री द्वारा निर्मित वस्तुओं के कारोबार, व्यापार से या उन संस्थानों में नौकरी आदि करने से, उन संस्थानों का संचालन करने से लाभ की प्राप्ति होती है, विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। कला, संगीत, फिल्म उद्योग जगत में भी दशमस्थ शुक्र सफलता, मान, वैभव और धन संपन्नता देने वाला माना जाता है। मोटे तौर पर अगर ये षड वर्ग में बलि होकर बैठा हो और जन्म पत्रिका में दशम भाव में अपना प्रभाव डालता है, अच्छे कर्म करने वाला जातक होता है, शुभ कर्मों से धन का अर्जन करता है। परंतु अगर यह जन्म पत्रिका में शनि, राहु आदि, मंगल आदि से पीड़ित होगा, दृष्टि युति द्वारा संबंध स्थापित करेगा, तो निश्चित रूप से व्यक्ति गलत काम करता है, बुरे काम करता है और उसके परिणाम स्वरूप उसे दंड भोगना पड़ता है। तो गोचर करता हुआ शुक्र राज्य, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा, कर्म के क्षेत्र में अच्छी सफलता देगा। दशमस्थ गोचर करता हुआ शुक्र अपनी सप्तम दृष्टि स्वक्षेत्र में चतुर्थ भवन पर डालेगा। माता, भूमि, मकान और वाहन का स्थान होता है, सुख का स्थान होता है, सुख की वृद्धि करेगा, घर में सुख साधनों की वृद्धि करेगा, सुख का अनुभव कराएगा। स्वक्षेत्र में दृष्टि डालेंगे, माता से लाभ और सुख की प्राप्ति होगी। घरेलू सुख के साधन जैसा मैंने बताया प्राप्त होते हैं। और महान चतुराई से शुक्र कर्म क्षेत्र में और घरेलू जीवन में सफलताप्रद रहेगा, क्योंकि शुक्र को ज्योतिष ग्रंथों में महान चतुराई का कारक ग्रह माना गया। तो बुद्धि चातुर से, चतुराई से, गंभीर चतुराइयों से कर्म क्षेत्र में अच्छी सफलता प्रदान करने वाला होगा। लाभ की प्राप्ति होगी, स्त्रियों से भी लाभ विशेष प्राप्त होता है अपने कर्म क्षेत्र में जब शुक्र दशमस्थ गोचर करता है। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से केंद्र स्थान में शुक्र का गोचर उन्हें लाभ प्राप्त कराएगा। देखिए शुक्र का यह गोचर है, साथ में सूर्य बुध एकादश में गोचर कर रहे हैं। बुधादित्य योग की सृष्टि हो रही है, कर्क राशि, कर्क लग्न से अच्छा है। शनि भाग्य स्थान में सप्तमें शुक्र गोचर कर रहा है और इसकी तीसरी दृष्टि लाभ पर पड़ रही है, उत्तम फलदायी। पुरुषार्थ और शत्रु स्थान पर गर्म ग्रह की दृष्टि अच्छा फल देती है, तो निश्चित रूप से शनि का गोचर भी अच्छा जाएगा। और गुरु द्वादश में गोचर कर रहा है, मोक्ष त्रिकोण पर इसका प्रभाव, और अष्टम गोचर करते हुए राहु पर इसकी नवम दृष्टि है। धन स्थान में केतु गोचर कर रहा है। थोड़ा सा केतु परेशानी के कारणों को स्पष्ट करता है, परंतु मोटे तौर पर बाकी सभी ग्रहों का गोचर अच्छा जान पड़ता है। जब अधिक ग्रह शुभ स्थानों में, शुभ स्थिति में गोचर करें तो राशि और लग्न से अच्छे फलों की विशेष प्राप्ति होती है। ग्रह गोचर में भ्रमण करता हुआ अपना विशेष प्रभाव कब दिखाएगा, यानी राशि में तो आ गया ग्रह, आ जाएगा, अपना विशेष प्रभाव कब दिखाएगा। जैसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं, सब बृहस्पति तो 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश कर गए, शनि मीन राशि में आ गए, राहु केतु ने अपना ट्रांजिट चेंज कर दिया, तो क्या उसका प्रभाव अभी तक नहीं आया। देखिए प्रभाव के विषय में शास्त्र कहता है एकदम से प्रभाव नहीं आता। जन्म पत्रिका में कोई दशा आपका आरंभ करती है, नई दशा प्रारंभ होती है, तो एकदम से उसका फल प्राप्त नहीं होता। जब तक उस महादशा में उसी ग्रह का अंतर चलेगा उसका विशेष फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से जब गोचर में ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका शास्त्र क्या कहता है इस विषय में। सूर्य और मंगल प्रथम दृष्टिकांड में अपना फल दिखाएंगे, यानी राशि में प्रवेश करते हुए 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अंश तक उनका विशेष प्रभाव रहेगा। विशेष प्रभाव रहेगा पूरी राशि में, लेकिन विशेष प्रभाव 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अंश तक अपना विशेष प्रभाव दिखाते हैं। गुरु और शुक्र जब यह मध्य दृष्टिकांड में होते हैं, यानी राशि चक्र में भ्रमण करते हुए 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक राशि संचार करते हैं, अपना विशेष फल दिखाते हैं उस काल में।
जब 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक होगा। गुरु का जहाँ तक प्रश्न है, यह 29 जून को 10 या 11 डिग्री के आसपास पहुंचेगा। उसके बाद इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा, जो 13-14 अगस्त तक इसका रहेगा। प्रभाव तो रहेगा पूरी राशि में, 13 मास तक रहेगा, लेकिन विशेष प्रभाव इस कालांश में आपको देखने को मिलेगा, जो ये मध्य दृश काल में आएगा। गुरु शुक्र मध्य दृश काल में दिखाते हैं। शुक्र का जहाँ तक मैं अभी जो बता रहा हूँ, यह 11 जून से 20 जून तक का विशेष फलप्रद माना जाएगा। इसी प्रकार आप शनि को समझ सकते हैं। इस शनि और चंद्रमा अंतिम दृश काल में अपना फल दिखाते हैं, यानी जब ये दोनों किसी भी राशि के 20 से 30 डिग्री अंश पर आते हैं, अंतिम दृष्टिकाल में होते हैं। दृष्टिकाल 10 अंशों का होता है, एक राशि में 3 दृष्टिकाल होते हैं 10-10 अंश के। तो अंतिम दृष्टिकाल में शनि और चंद्रमा अपना विशेष फल दिखाते हैं। राहु बुध समान भाव से पूरी राशि में अपना समान भाव से फल दिखाते हैं। ऐसा गोचरीय ग्रहों के विषय में हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने ज्योतिष ग्रंथों में बताया। तो इस बात में सभी ग्रहों पर यह बात लागू होती है। तो एकदम से फल की अपेक्षा न करें, समय लगेगा, फल मिलेगा। और जिन लोगों की जन्म पत्रिका में अच्छी दशाएं चल रही हैं, गोचर अच्छा है कर्क राशि, कर्क लग्न से अच्छे फलों को आप प्राप्त करेंगे। और जिनकी दशाएं खराब जा रही हैं, उनके लिए गोचर के ग्रह कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाते हैं। यह मैं आपको कई बार बता चुका हूं, क्योंकि मूल रूप से जन्म पत्रिका ही भाग्य को निरूपित करती है, भाग्य को रेखांकित करती है। पहले से ही सब कुछ तय है, उसी के हिसाब से लाभ हानि आपको जीवन में प्राप्त होते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विधा निधनमेव च पंचन्यतान्यपि सृजन्ते गर्भस्थ सवदैन। आयु, कर्म, धन, विधा और मृत्यु ये पहले से ही तय होते हैं, यानी कि ये माता के गर्भ में ही निश्चित होते हैं, इनमें कोई संशोधन नहीं होता। उसी प्रकार से जीवन में हम कर्म क्षेत्र में, अध्ययन क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं, और उसी हिसाब से ही हमारी हाथ में रेखाएं स्पष्ट हो जाती हैं, जो सामुद्रिक शास्त्र इस पर फलादेश करता है। तो सब कुछ नियति के अधीन है, प्रारब्धवश है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो हो रहा है सम्मुख आएगा, निश्चित रूप से आएगा। समय अच्छा आएगा, आपसे पुरुषार्थ कराएगा, कर्म कराएगा, अच्छे परिणाम आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। और समय विपरीत होता है तो पुरुषार्थ विफल होता है। लाख कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं मिलता। तो शुक्र का यह गोचर 31 मई से 29 जून तक रहेगा, विशेष रूप से शुभ फलप्रद माना जाएगा। दशम भाव केंद्र में शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, और सभी ग्रह अच्छे हैं। और केतु से विशेष सावधान रहिए, धन के कोष पर दृष्टि रखिए, नुकसान हो सकता है। केतु नुकसान कर सकते हैं, अचानक से नुकसान, और कभी कभी धन का अचानक से लाभ भी कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।